चलिए आज की लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बालक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं। जय श्री राम, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के लाइव सेशन में हम क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक रहा है, जिसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। हम कुछ यहाँ पर आज दो एक सवाल भी हल करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। हमने पिछले लाइव सेशन में वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा था। वाष्पीकरण कम क्वथनांक पर जल का वाष्प बनना। हम सबको पता है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देने पर जल उबलना प्रारंभ करेगा। उबलने का मतलब यह है कि क्वथनांक उसका पहुंच जाएगा और जिसके द्वारा जल वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। ये तो हमने तापमान में वृद्धि के द्वारा दिया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें तापमान में वृद्धि हम करते नहीं है, वो एटमॉस्फेयर अपने आप करवाता है, वातावरण वायुमंडल अपने आप करवाता है, लेकिन क्वथनांक तक तापमान नहीं पहुंचता। तो इस परिस्थिति में आपके जल का वाष्पीकरण तो होता ही है, वह वाष्पीकरण उस कम तापमान पर भी धीरे धीरे अपनी क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो कम क्वथनांक के तापमान पर जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और वाष्पीकरण के बारे में हम पिछले लाइव सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। अब है कुछ वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, जरा क्रियाकलाप की और नजर हम डालेंगे। क्रियाकलाप में क्या कहा हुआ है कि एक परत नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास पंखे के नीचे रख दें। एक परत नली है, इस परत नली में 5 ml जल लेना है आपको। कितना लेना जल? 5 ml। और 5 ml जल खिड़की के पास रख दो, या तो हो सकता है खिड़की के पास रख दो, या फिर ऊपर आप पंखा के नीचे टांग दो। पंखे को ऑन करो, और पंखे को ऑन करो, उसके बाद देखना है कि क्या जल उसमें से हट जाता है। खुली रखी चीनी की मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख कर उसे खिड़की के पास या पंखे के पास नीचे रख दें। एक और आपको जल लेना है, चीनी की मिट्टी की प्याली लेनी है। सबको पता है चाय पीने की आती है, उसमें आपने जल ले लिया, उसको भी इसी प्रकार से पंखे के नीचे या खिड़की के पास रख देना है। एक परत नली लेना है, एक चीनी मिट्टी की प्याली में लेना है, ठीक है। उसके अलावा इसी चीनी मिट्टी की प्याली को है, एक को तो पंखे के नीचे रख देंगे, एक को हम किसी अलमारी में पैक कर देंगे, यानी कि इसको एक बॉक्स में डाल देंगे, अलमारी में पैक कर देंगे। उसके बाद कमरे का तापमान नोट करेंगे और देखेंगे कि परत नली और चीनी मिट्टी की प्याली में जो हमने जल रखा था, परिस्थितियां अलग अलग दी। जहां पर चीनी परत नली थी उसको कमरे के खिड़की वाले भाग में या फिर पंखे के नीचे रखा था, वहीं पे चीनी मिट्टी की प्याली को हमने एक अलमारी में पैक कर दिया था। यानी कि वाष्पित करने की जो क्रिया है वो देखने की स्थिति हमने शुरू की थी। अब उसमें क्या हुआ कि आपने रखने के बाद उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, 24 घंटे 48 घंटे। उसके बाद आपने जाकर देखा तो आप क्या पाते हैं कि जो आपने पंखे के नीचे और जो आपने खिड़की के पास पानी का भरा हुआ भाग रखा था, परत नली में हो चाहे चीनी मिट्टी की प्याली में हो, वो पानी कम पड़ जाएगा, लेकिन जो अलमारी में रखी चीनी मिट्टी की प्याली का पानी है वो पानी वैसा का वैसा रहेगा। उसमें कमी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि अलमारी में जो तापमान की स्थिति थी वो खुले तौर पर तापमान की स्थिति से थोड़ी सी अलग थी, जिसके कारण से वाष्पीकरण की दर है वो प्रभावित हुई। और वाष्पीकरण की दर प्रभावित हुई, जहां पर खुला वातावरण मिला वाष्पीकरण अच्छा हुआ, जहां पर बंद वातावरण मिला वहां वाष्पीकरण की क्रिया पूर्णतया नहीं हो पाई। तो कम क्वथनांक था बाहर भी, अंदर भी कम क्वथनांक था, लेकिन अंदर इतना कम क्वथनांक था कि वाष्पीकरण की क्रिया हो ही नहीं पाई।
क्योंकि वहां पर जो कारक चाहिए थे वो कारक उसको नहीं मिले, यानी कि आर्द्रता में कमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, वायु की गति, वो सब चीजें अलमारी के अंदर उसको नहीं मिली। लेकिन बाहर जो रखा हुआ भाग था, खिड़की के पास रखा हुआ भाग था, उसके अंदर आसानी से उनको जो आवश्यक क्रियाएं वाष्पीकरण के लिए चाहिए, वो वाष्पीकरण की क्रियाएं उसके अंदर आसानी से उनको प्राप्त हुई। और उसी प्राप्त होने के कारण वो खिड़की के पास रखी हुई और पंखे के नीचे रखी हुई चीनी मिट्टी की प्याली या परख न ली, उसमें से पानी की कमी हमको देखने को मिलती है। तो ऐसे ही कुछ कारक होते हैं जो हमारे इस वाष्पीकरण की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण की दर को है वह प्रभावित करते हैं। तो जरा देखेंगे कौन कौन से कारक हैं ऐसे जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारण है आपके सतह क्षेत्र के बढ़ने पर। हम सबको पता है कि जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो सतही होती है। सतह का मतलब जितनी सतह फैली हुई होगी वाष्पीकरण उतना ही अच्छा होगा, जितनी सतह आपके डाउन होगी उतना ही वाष्पीकरण की जो क्रिया है वह थोड़ी सी आपके कम होती नजर आएगी। जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा, जो कपड़ा होता है वो सतह क्षेत्र, यानी कि अगर आप कपड़े को इस प्रकार से पूरा फोल्ड करके उस आप अपने तनी के ऊपर उसको लटका दीजिए सूखने के लिए, उसको सूखने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन वही कपड़ा आपने फोल्ड किया हुआ कपड़ा उसको खोल दीजिए, भले वो आपके टॉवेल हो, भले वो आपका शर्ट हो, भले वो आपका पैंट हो, जब वो भी आप उसको पूरा मोड़ के सुखाएंगे तो सूखने में देरी लगेगी। लेकिन जैसे आप उसको खोलकर उसके ऊपर सुखाओगे तो आसानी से सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि सतह क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। सतह क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, यानी कि कोई भी चीज है वो आप फैलकर सुखाओगे तो जल्दी सूखेगा, लेकिन जब आप शामिल करके उसको रखोगे तो सूखने में आपको उसकी क्या होगी, देरी रहेगी। उसी प्रकार दूसरा जो कारक है वो है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि का मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। हम सबको पता है कि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे जल है वाष्पित होना शुरू हो जाता है, लेकिन कम क्वथनांक पर भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो ये जो तापमान में क्या हुई, वृद्धि हो रही है, कमी तो हो नहीं रही है, और वृद्धि हो रही है जिसके कारण वाष्पन की क्रिया है वो बढ़ रही है। तो तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होगी वाष्पीकरण की क्रिया भी आपके बढ़ती रहेगी। तापमान में जैसी घटोतरी होगी वाष्पीकरण की क्रिया भी आपके कम होती रहेगी। जैसे छोटा सा उदाहरण है अभी वर्तमान समय का, अभी अपने आसपास बारिश का क्षेत्र है, बारिश हो रही है, कहीं पे हो रही है, कहीं पे ऐसा मौसम बना हुआ है जिसके कारण बारिश का वातावरण बना हुआ है, और उस वातावरण के अंदर आप अपने कपड़े धोकर जरूर सुखाते हैं, भले फैलकर सुखा रहे हैं, लेकिन तापमान में कमी होने के कारण वो कपड़े जो आपके पहले आसानी से सूख जाते थे वो 2 दिनों में भी बराबर मात्रा में सूखते नहीं है। उनके अंदर नमी की मात्रा ऐसी की ऐसी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि तापमान में कमी है, और तापमान में कमी होने के कारण वो जो कपड़े आप सुखा रहे हो वो आसानी से नहीं सूख पा रहे हैं। इस कारण से वाष्पीकरण की दर तापमान की कमी से घटेगी और तापमान की वृद्धि से बढ़ेगी। तो वाष्पीकरण को तापमान भी प्रभावित करता है, ये ध्यान रहे। तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती रहेगी। सतह क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, और तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। तापमान में कमी होगी तो वाष्पीकरण आपके कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है आर्द्रता में कमी। यहां पे एक शब्द आया आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं, जो आपके एक प्रकार से कहें तो एक प्रकार से वायु में उपस्थित जल कणों की मात्रा, जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं आज तो हवा नमी युक्त है, नमी है हवा में। हवा में नमी का मतलब है हवा में जल की मात्रा है, और हवा में जल की मात्रा है इसका मतलब, तो ये बारिश का मौसम, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया ही है पिछला, कि बारिश के मौसम में कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि बारिश में हवा में क्या होता है, पानी की मात्रा होती है, और पानी की मात्रा होती है जिसके कारण से आप कपड़े सुखाने के लिए डाल रहे हो, वो पानी है, वो बार बार उस कपड़ों को लग रहा है, इसलिए कपड़े सूखने में टाइम लेते हैं। यानी कि आर्द्रता में अगर वृद्धि रहेगी तो वाष्पीकरण की दर घटेगी, आर्द्रता में अगर कमी रहेगी यानी कि वायु में जल वाष्प की मात्रा कम रहेगी, जल कणों की मात्रा कम रहेगी, तो आसानी से आपके वाष्पीकरण की क्रिया है
वो बढ़ेगी। तो अगर आपके आर्द्रता में कमी है तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, अगर आर्द्रता में वृद्धि है तो वाष्पीकरण आपके क्या हो जाएगा, घटेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये प्रभावित करने वाले कारक है। अगर आर्द्रता में वृद्धि रहेगी तो आपके वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, आर्द्रता में कमी रहेगी तो वाष्पीकरण आपके बढ़ेगा। तापमान में वृद्धि रहेगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान में कमी रहेगी तो वाष्पीकरण आपके कम होगा। उसी प्रकार सतत क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, लेकिन सतत क्षेत्र के सिकुड़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया है वो घट जाएगी। और उसी प्रकार से चौथा है वायु की गति में वृद्धि। हवा, हम सबको पता है कि हवा है, हवा अपने साथ जल वाष्प को, जल के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। अगर वायु चल रही है तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि वायु की गति में हमने अगर उसको कहीं पे टांग दिया है तो वो कुछ ही समय में सूख जाएगा। जहां पर वह 5 घंटे लेता होगा तो 3 घंटे में अपनी क्रिया पूर्ण कर लेगा। लेकिन अगर वायु की गति नहीं है तो फिर वहां पर वाष्पीकरण की दर थोड़ी घटना शुरू हो जाएगी। वाष्पीकरण की दर अगर बढ़ानी है तो वायु की गति में वृद्धि होना जरूरी है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। लेकिन ये ध्यान रहे, वायु की गति में वृद्धि है, लेकिन अगर आर्द्रता में भी वृद्धि है तो वाष्पीकरण की क्रिया थोड़ी सी प्रभावित होगी। तो ये जो चारों कारक है ये पूरक हैं एक दूसरे के। वायु की गति में वृद्धि जरूर हो गई, लेकिन तापमान में कमी है, तापमान कम है तो वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होगी। यानी कि कुल मिलाकर यह कहे कि अगर ये चारों कारक एक दूसरे के साथ में पूरकता के तहत रहे तो आपके वाष्पीकरण की क्रिया है वह बढ़ेगी, बढ़ेगी और बढ़ेगी। यानी कि जो भी कारक है वो कारक एक दूसरे के साथ में पूर्णतः समायोजित होने चाहिए, और पूर्णतः समायोजित होंगे तब जाकर आपके वाष्पीकरण की क्रिया में बढ़ोतरी होगी। और अगर पूर्णतः समायोजित नहीं है, किसी एक कारक की भी इधर उधर गड़बड़ी है, तो वो आपके वाष्पीकरण की दर को है वो कम कर देगा। तो ये थे आपके वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्पीकरण की क्रिया में कुछ और उदाहरण लेते हैं कि वाष्पीकरण के कारण हम सबको पता है कि वाष्पीकरण के कारण हमको शीतलता का अनुभव होता। अब शीतलता का अनुभव कैसे? जैसे कोई बर्तन है, उस बर्तन में आपने द्रव रखा है, तो उस द्रव का निरंतर क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। हमको दिखता नहीं है, लेकिन वाष्पीकरण निरंतर होता रहता है। और वाष्पीकरण होने की स्थिति में वह जितने कण जल के वाष्पित हो रहे हैं वो अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण वहां के आसपास के सरफेस में, आसपास के एरिया में हमको शीतलता का अनुभव होता है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं, एसीटोन। सबने एसीटोन का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। एसीटोन एक केमिकल है। जो लड़कियां होती है वो नेल पॉलिश करती है, नेल पॉलिश को हटाने के लिए एसीटोन का उपयोग होता है। इसी प्रकार कलर पेंट को हटाने के लिए थिनर का उपयोग होता है। थिनर और एसीटोन लगभग एक ही है। और एसीटोन जो है वो एसीटोन जब आप उसको हथेली पे रखोगे तो हथेली पे रखोगे तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जैसे ही आपने हथेली पे रखी तो वो एसीटोन हथेली के आसपास की जितने भी तापमान में वृद्धि से जो उसके कण हैं वो कण उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि आपने उसको हथेली पे रखा, हथेली पे रखने पर हथेली के आसपास के सरफेस में जो तापमान में वृद्धि है, उस तापमान में वृद्धि से वो जो एसीटोन के कण हैं उस तापमान उस उष्मा को अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के कारण वो कण अपने जगह से विपरीत होना शुरू हो जाते हैं, वाष्पित होना शुरू हो जाते हैं। और उस वाष्पित के होने के कारण हमको वो एसीटोन हमारे हथेली पे डाला हुआ होता है, जिसके कारण हमको ठंडक का अनुभव होता है। आप यही जो प्रयोग है आप स्प्रिट के साथ भी कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल में हम अपने कहीं पे भी लगती है तो उस घाव की धुलाई करने के लिए काम में आने वाला जो स्प्रिट होता है वो भी है। इसके अलावा वर्तमान में सैनिटाइजर जो उपयोग में ले रहे हैं, कई ऐसे सैनिटाइजर आ रहे हैं जिसको आप हाथ पे मलते हो तो ठंडक का एहसास होता है। वो ठंडक का एहसास होने का कारण है कि हाथ की प्रसुप्त उष्मा का वो उपयोग करके वाष्पित हो रहे हैं, जिसके कारण से आपको ठंडक का एहसास होता है। इसी प्रकार तेज धूप वाले, जब कभी मान लो धूप तेज पड़ जाती है और तेज धूप पड़ जाती है तो फिर रात्रि में हम छत पे सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम पानी छिड़कते हैं। वो पानी छिड़कने का कारण क्या है? पानी छिड़कने का कारण है कि वो वाष्पन की जो गुप्त उष्मा है, वो वाष्पन की गुप्त उष्मा उस जल के कणों के साथ संयोजित होकर पूर्णतः अवशोषित हो जाए और उस सरफेस पर हमको शीतलता का अनुभव हो, वह सरफेस हमको ठंडी लगे, जिससे रात्रि में सोने में हमको किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं वो आपके दैनिक जीवन में आपको मिलेंगे। जैसे गर्मियों में सूती कपड़े, गर्मियों में आप जो सूती कपड़े पहनते हैं, वो सूती कपड़े पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, तो सूती कपड़े जो होते हैं वो हमारा पसीना ऑब्जर्व करते हैं, और पसीना ऑब्जर्व करने के कारण हमारे शरीर पर वो चिपक जाते हैं, जिससे वो हमारे शरीर के तापमान की वृद्धि के तहत वो उनके कण है वो सुषुप्त ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और वातावरण में वाष्पित होना शुरू हो जाते हैं। और वाष्पन जैसे शुरू होगा, उस वाष्पन की क्रिया से पानी वाष्पित होना शुरू होगा, पसीने जो है वाष्पित होना शुरू होगा और हमको शीतलता का अनुभव होगा, क्योंकि हवा है उसको वापस लगती रहेगी और वाष्पन की क्रिया होती रहेगी, जिसके कारण से हमको शीतलता का है वो अनुभव होता है। और इसी प्रकार से कि बर्फीला जल से भरा हुआ जो गिलास होता है, अगर बर्फ से हमने उस गिलास के अंदर पानी डाल दिया और बर्फ से भरा हुआ, तो आप देखते हैं कि गिलास की बाहरी सतह पर आपको जल की बूंदें नजर आती है। इसका कारण भी है वह है वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा जब पानी के संपर्क में आती है तो वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। यानी कि वायु में जो जल वाष्प की ऊर्जा है उस पानी के संपर्क में आएगी, उस पानी का तापमान क्या है, कम है, और कम है, आसपास की जल वाष्प की ऊर्जा वो उसके संपर्क में आएगी और संपर्क में आने पर वो गैस में थी, उस तापमान में कमी के कारण उसके संपर्क में आई, वो अपनी अवस्था परिवर्तन करेगी और द्रव में आकर बदल जाएगी, जिसके कारण से आपको वो उसकी बाहरी सरफेस पर जल की बूंदे है वो क्या होती है, नजर आती है। तो ये कुछ उदाहरण थे वाष्पीकरण के जो हमारे दैनिक जीवन में हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अगर अपने दैनिक जीवन में खोजोगे तो मिल जाएंगे। जैसे वर्तमान में गर्मियों का समय है, मटके का पानी पीते हैं, तो मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? ठंडा होने का कारण ही वाष्पीकरण है, क्योंकि मटके के अंदर स्पोर्ट होते हैं, मटके के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और आप पानी जो भर रहे हैं वो छिद्रों से हल्का हल्का रिसता रहता है, और रिसने के कारण वो वातावरण की जो जल वाष्प होती है उसके साथ क्रिया करके उस पानी की बूंदों को वाष्पित करने का काम शुरू करती है, जिसके कारण से उस मटके के आसपास शीतलता का अनुभव होता है और अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे उदाहरण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट है लगभग। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर किसी को कोई समस्या है तो वो जरूर चैट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के भेज देंगे, आपकी समस्या का समाधान है वो कर दिया जाएगा। हम 2-3 सवाल करते हैं अभ्यास प्रश्नों के, तो जरा उसको हम गौर से देखेंगे। वैसे मैं पिछली क्लास के अंदर आपको इकाई यानी कि तापमान की इकाई बदलना सिखा चुका हूं, नहीं आपने ध्यान दिया था तो पुनः आप इधर ध्यान दे सकते हैं कि तापमान की इकाई किस प्रकार से आपके बदलेगी। पहला सवाल है उसमें ही, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करो। ये सवाल मैं करा चुका हूं। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करो। दूसरा सवाल है आपके अभ्यास प्रश्न का कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करो। दो तापमान दिए हुए हैं, पहला तापमान दिया हुआ है आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा तापमान दिया हुआ है आपके 373 डिग्री सेंटीग्रेड। दो तापमान आपको दिए हुए हैं और दोनों तापमानों का आपको केल्विन इकाई में, किस इकाई में, केल्विन। मैं आपको पिछली लाइव सेशन के अंदर पढ़ा चुका हूं कि आपको जब भी यहां पर आपको डिग्री सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू डिग्री सेल्सियस दो चीजें करनी है। डिग्री सेल्सियस एक इकाई है जो हमने इस तापमान में दी हुई है, देख सकते हैं पीछे। उसी प्रकार केल्विन टू डिग्री सेल्सियस आपको बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन जाना है तो प्लस 273 करना है उस तापमान में, और केल्विन टू डिग्री सेल्सियस जाना है तो आपको माइनस 273 करना है। यानी कि 273 का मान है वो प्लस माइनस करना है जब डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको केल्विन में बदलना है। तो यहाँ पर जो है वो आप क्या करेंगे, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्लस 273 करना पड़ेगा या माइनस 273 करना पड़ेगा। चैट बॉक्स ऑन है, जल्दी से आप बताएंगे मुझे। जल्दी से बताइए।
क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 273 करना है या माइनस 273 करना है? बिल्कुल, कुंदन, दीक्षित सुतार जवाब दे रहे हैं, निखिल सोनी, इन्होंने कहा प्लस 273 करना पड़ेगा और बिल्कुल सही है, आपको डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन प्लस 273 करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ केल्विन दिया होता तो आपको माइनस 273 करना पड़ता, क्योंकि डिग्री केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 273 रहता है। तो जरा इस सवाल को हम करते हैं, 25 डिग्री है, 25 डिग्री प्लस 273 दैट इज इक्वल टू, केल्विन इकाई में बदलना है तो 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 केल्विन का के, ये आपके तापमान में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार 373 के लिए 373 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 677 14, 4 और 2 6, आपके 646 केल्विन ये तापमान रहेगा, यानी कि ये आपके आंसर रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, पहला जो सवाल था वो मैं जरूर करा चुका हूं, वापस समझ लीजिए। उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, केल्विन में दिया हुआ सेल्सियस में बदलना है। आपको क्या करना है, उसमें माइनस 273 करना है। माइनस 273 करेंगे तो आपके जो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है वो मान आपसे निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल जो दिया है, तीसरे सवाल में क्या है, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नेप्थलीन, मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था तापमान परिवर्तन का प्रभाव, उसमें एक क्रिया पढ़ाई थी जिसमें नेप्थलीन का उदाहरण आया था। जरा उस क्रिया का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, चैट बॉक्स में जल्दी से, वो कौन सी क्रिया थी, उस क्रिया के बारे में हमने जरा लिख के बताएंगे मुझे।